कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसकी आबादी 4 लाख है, जहां घर इतने घनी आबादी वाले हैं कि पड़ोसी बिना बाहर निकले ही खिड़कियों से एक दूसरे को सामान दे देते हैं। यह सन 1666 का समय है और पूरा शहर लकड़ी के एक निरंतर भूल भुलैया जैसा है। सड़कें इतनी संकरी हैं कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती और एक को दूसरी का इंतजार करना पड़ता है। छतें राल से भीगी हुई पुआल से ढकी हैंगरों के बीच कपड़े सुखाने की रस्सियां बंधी हैं और एक इमारत से दूसरी इमारत की दूरी 1 हाथ की लंबाई से भी कम है। 1 साल पहले प्लेग ने 1 लाख निवासियों को मार डाला था, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी और अब खाली घरों में तेल, बारूद, लकड़ी और अन्य सामान के गोदाम भरे पड़े हैं। 8 महीनों से एक भी अच्छी बारिश नहीं हुई। हलकड़ी इतनी सूख गई है कि गर्मी से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और अधिकारियों ने सड़कों पर आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ ही दिनों में यह शहर पूरी तरह जल जाएगा और आग इतनी भीषण होगी कि सीसा पिघलकर पानी की तरह सड़कों पर बहने लगेगा। 2 सितंबर 1666 की रात कोशाही बेकर थॉमस फेरिनर हमेशा की तरह देर रात तक काम कर रहे थे। वे राजा के लिए रोटी बनाते थे। पुडिंग लेन स्थित उनकी बेकरी कभी बंद नहीं होती थी। भट्टे 24 घंटे बिना रुके जलते रहते थे। लगभग 1 बजे एक बुझे हुए न हुए ओवन से निकली चिंगारी छत की लकड़ी की कड़ियों से टकराई और कुछ ही मिनटों में इमारत की पूरी दूसरी मंजिल आग की लपटों में घिर गई। बेकर और उनका परिवार लपटों की तेज आवाज से जाग उठा और एक खिड़की के रास्ते पास के घर की छत पर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उनकी नौकरानी को ऊंचाई से डर लगने लगा। वो जलती हुई इमारत के अंदर ही रह गई और उस आग की पहली शिकार बनी जिसने 4 दिन बाद पूरे शहर को तबाह कर दिया। जब तक पड़ोसियों को कुछ समझ आया तब तक आग 3 पास के घरों में फैल चुकी थी और गली में एक दौड़ते हुए आदमी की गति से फैल रही थी। घरों के बीच कोई पत्थर की दीवारें नहीं थी। सभी इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं भी, कभी तो उनकी दीवारें भी आपस में जुड़ी हुई थी। संकरी गलियों में बने घरों की छतों के बीच की दूरी 2 मीटर से भी कम थी। कई जगहों पर छतें बीमों से छू रही थीं। उस रात तेज पूर्वी हवा चली जिसने जलते हुए मलबे को उड़ाकर 50 मीटर आगे ले जाकर और भी घरों में आग लगा दी। इमारतों के भूतल पर अलसी का तेल, मोम, लैंप, अल्कोहल और कोयले से भरे गोदाम थे जो बारूद की तरह जलने लगे। जब आग इन गोदामों तक पहुंची तो जोरदार धमाके हुए और जलता हुआ तेल सड़कों पर फैल गया और नदी की तरह बहते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाता चला गया। हर गुजरते घंटे के साथ हवा तेज होती गई। सुबह तक आग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैल रही थी, इतनी तेज कि कोई व्यक्ति पैदल भी नहीं चल सकता था। लॉर्ड मेयर थॉमस ब्लडवर्थ को सुबह 2 बजे पुडिंग लेन में लगी भीषण आग की खबर से नींद से जगाया गया। वे घटनास्थल पर पहुंचे, जलती हुई इमारतों का जायजा लिया और एक ऐसा वाक्य कहा जो इतिहास का हिस्सा बन गया, कोई भी महिला अपने शरीर पर पेशाब करके भी इसे बुझा सकती है। उन्होंने आग की चपेट में आने वाली इमारतों को गिराने का आदेश देने से इनकार कर दिया क्योंकि मालिक शहर के खजाने से भारी मुआवजे की मांग करते। मेयर शांति से रात के लिए अपने महल में लौट गए और जब वे अगली सुबह उठे तो 300 घर आग की चपेट में थे और आग को बुझाना असंभव था। इस समय तक अकलपटें टेम्स नदी तक पहुंच चुकी थीं, जहां किनारे पर कोयला, तारकोल और जहाज निर्माण की लकड़ी के विशाल गोदाम खड़े थे। एक कायर अधिकारी के एक गलत फैसले ने शहर की आधी इमारतों को नष्ट कर दिया और एक साधारण सी आग को राष्ट्रीय आपदा में बदल दिया। जब राजा चार्ल्स द्वितीय को आपदा की भयावहता का पता चला तो वे महल में नहीं बैठे रहे। वे स्वयं जलते हुए शहर में आए। उन्होंने 100 सैनिकों की 8 टुकड़ियां बनाईं जिन्हें आग की चपेट में आने वाले घरों को गिराने और कई गलियों जितनी चौड़ी खाली खाइयां बनाने का काम सौंपा गया था। राजा आम नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, पानी की बाल्टियां बांटते रहे, इमारतों को तोड़ने में मदद करते रहे और घरों को गिराने की निगरानी करते रहे। उनके छोटे भाई ड्यूक ऑफ यॉर्क ने सैकड़ों नाविकों का नेतृत्व किया जिन्होंने पुराने हैंडपंपों से नदी से पानी पंप किया और जलती हुई दीवारों पर डाला। पानी का कोई फायदा नहीं हुआ। वो आग तक पहुंचने से पहले ही हवा में भाप बन गया और गर्मी इतनी तीव्र थी कि 50 मीटर दूर खड़े लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। राजा ने अपने खजाने से सोने से श्रमिकों को भुगतान करने का वादा किया, लेकिन इससे भी आधुनिक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची आग की दीवार नहीं रुकी। टेम्स नदी हमेशा से शहर को आग से बचाने वाली एक प्राकृतिक बाधा रही थी, लेकिन इस बार ये एक जानलेवा जाल बन गई। नदी के दोनों किनारे लकड़ी के घाटों, गोदामों और 4-5 मंजिला व्यापारियों के घरों से भरे हुए थे जो सीधे पानी के ऊपर बने थे। हवा जलते हुए तख्तों और लट्ठों को उड़ाकर नदी के उस पार ले गई और नदी के दूसरे किनारे को आग की लपटों में झोंक दिया, जिससे लोग आग के घेरे में फंस गए और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। घरों और दुकानों से घिरे टेम्स नदी पर बने प्रसिद्ध पुराने पुल को दोनों तरफ से एक साथ आग लग गई।
पुल पर मौजूद लोग आग की दो दीवारों के बीच फंस गए। कई लोग घबराकर पानी में कूद गए, लेकिन शहर के अधिकांश लोगों को तैरना भी नहीं आता था। पूरी नदी शरणार्थियों से भरी नावों से भर गई थी, जो अपनी संपत्ति बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चिंगारियों के गिरने से वे पानी में ही आग की लपटों में घिर गईं। तीसरे दिन तक ये स्पष्ट हो गया कि केवल पानी और बाल्टियों से आग बुझाना संभव नहीं था। राजा ने पूरे शहर के ब्लॉकों को उड़ाने का आदेश दिया। शाही अग्निशामकों की टीमों ने तहखानों और इमारतों की नींव में बारूद के बैरल रखे और फिर उनमें विस्फोट कर दिया, जिससे 50 मीटर चौड़ा खाली स्थान बन गया। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि 30 किलोमीटर दूर तक के ग्रामीणों ने उनकी आवाज सुनी और धरती ऐसे कांप उठी जैसे कोई असली भूकंप आया हो। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे आसानी से इन खाली स्थानों को पार कर गई हवा जलते हुए मलबे को उड़ाकर दूसरी तरफ के घरों में आग लगा रही थी। कुछ क्षेत्रों में आग की गति को धीमा करने के लिए 20 घरों को एक के बाद एक उड़ाना पड़ा, लेकिन वे इसे पूरी तरह से रोक नहीं सके। अग्निशामकों ने भीषण परिस्थितियों में काम किया। आग ने काले धुएं में दम घुट रहा था, कई झुलस गए और मलबे के नीचे दबने का खतरा भी था। आग के ठीक केंद्र में तापमान 1-200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सीसा और तांबा पिघलाने के लिए पर्याप्त था। शहर के मुख्य गिरजाघर की विशाल शीशे की छत पिघलने लगी और पानी की तरह पत्थर की दीवारों से नीचे बहने लगी, जिससे जमीन पर पिघले हुए धातु के तालाब बन गए। गिरजाघर के मीनारों में लगी घंटियां जहां लटकी थीं, वहीं पिघल गईं और पिघला हुआ कांसा जलती हुई धाराओं में सीढ़ियों से नीचे बहने लगा। असहनीय गर्मी से प्राचीन इमारतों के पत्थर चटक गए और ग्रेनेड की तरह फट गए, जिनके नुकीले टुकड़े चारों दिशाओं में कई मीटर दूर तक उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग के मुख्य स्रोत से 1 किलोमीटर दूर भी इतनी गर्मी थी कि किसी भी धातु की वस्तु को छूना असंभव था। दुकानों की खिड़कियां पिघलकर फुटपाथ पर बह गईं और आभूषणों की दुकानों में रखा सोना और चांदी बेढंगे पिंडों में बदल गया, जिससे उसका सारा मूल्य नष्ट हो गया। तीसरे दिन तक 2 लाख लोग जलते हुए शहर से भाग चुके थे। ये ठीक आधी आबादी थी और हर दूसरा व्यक्ति बेघर हो गया था। सभी सड़कें सामान से लदी गाड़ियों से पूरी तरह जाम थीं। लोग फर्नीचर, कपड़े और बर्तन ढो रहे थे। कुछ तो दरवाजे कब्जों से उखाड़कर घसीट रहे थे। दसियों हजार परिवार हफ्तों तक शहर के आसपास के खुले मैदानों में जमीन पर सोते रहे, बिना भोजन और आश्रय के। धनी व्यापारियों ने नावें किराए पर लीं और अपना सामान टेम्स नदी के पार भेजा, लेकिन कीमतें रातों रात 10 गुना बढ़ गईं। जो लोग पहले भागने में कामयाब नहीं हुए थे, वे जलती हुई सड़कों पर घने धुएं में दम घुटते हुए भाग रहे थे। अफरा तफरी में लोग एक दूसरे से बिछड़ गए और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। प्राचीन इतिहास एक भयावह नरक का वर्णन करते हैं। भीड़ में माताओं ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया, बूढ़े लोग थकावट से मर गए, चोर खाली घरों को लूट रहे थे। रविवार 2 सितंबर को सुबह 1 बजे आग लगी और बुधवार 5 सितंबर की शाम को ही पूरी तरह बुझाई जा सकी। लगातार 4 दिन और 4 रातों तक शहर जलता रहा। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लाल चमक दिखाई दे रही थी, मानो पूरी दुनिया आग की लपटों में घिरी हो। सोमवार को आग ने शहर के केंद्र को अपनी चपेट में ले लिया और मंगलवार तक सभी मुख्य इमारतें और प्राचीन गिरजाघर जलकर राख हो गए। बुधवार को ही आग धीमी पड़ने लगी। निर्णायक कारक हवा थी, जो अप्रत्याशित रूप से पश्चिम की ओर मुड़ गई और आग को उन क्षेत्रों की ओर धकेल दिया जो पहले ही पूरी तरह जल चुके थे। बुधवार शाम तक शहर में जलने लायक कुछ भी नहीं बचा था। आग को बुझाने के लिए कोई ईंधन नहीं बचा था और वो अपने आप बुझने लगी। जब पहले निवासी राख में लौटे तो वे अपनी जानी पहचानी गलियों को पहचान नहीं पाए। हर जगह राख के पहाड़ और मनुष्य के बराबर ऊंचे जले हुए बीम बिखरे पड़े थे। भीषण आग ने शहर में मौजूद 109 गिरजाघरों में से 87 को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 500 साल पुराना सेंट पॉल कैथेड्रल जलकर राख हो गया। केवल उसकी काली पड़ी छतविहीन पत्थर की दीवारें ही बची रहीं। सदियों से गिरजाघर के अंदर रखे अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियां, अनूठी पुस्तकें और ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ ही घंटों में राख हो गए। रॉयल एक्सचेंज, जहां दुनिया भर के व्यापारी व्यापार करते थे, दूसरे दिन ढह गया, जिससे लाखों पाउंड के लेन देन मलबे में दब गए। आग ने टाउन हॉल, कस्टम हाउस, मुख्य जेल और रोमन साम्राज्य के समय की दर्जनों प्राचीन इमारतों को नष्ट कर दिया। शहर ने केवल पत्थर की दीवारें ही नहीं खोई, उसने 1000 साल का इतिहास और एक ऐसी स्मृति खो दी जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। आग बुझते ही लोगों को किसी को दोषी ठहराने की सख्त जरूरत महसूस हुई और पूरे शहर में विदेशियों की तलाश शुरू हो गई। अफवाहें फैल गईं कि आग जानबूझकर फ्रांसीसियों या डचों ने लगाई थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड इन देशों के साथ युद्ध में था। लंदन वासियों की क्रोधित भीड़ ने जरा सी भी फ्रांसीसी बोली वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर दिया और कई लोगों को सड़कों पर पीट पीट कर मार डाला गया।
रॉबर्ट ह्यूबर्ट नाम के एक फ्रांसीसी घड़ीसाज ने खुद आगे आकर पुडिंग लेन स्थित बेकरी में जानबूझकर आग लगाने की बात कबूल की। उस पर तुरंत मुकदमा चलाया गया और उसे सार्वजनिक रूप से मुख्य चौक पर फांसी दे दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो आग लगने के 2 दिन बाद शहर में आया था। एक निर्दोष व्यक्ति को केवल इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि समाज को इस तरह की भयानक त्रासदी के लिए किसी को दोषी ठहराने की सख्त जरूरत थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लंदन की भीषण आग में केवल 6 लोगों की मौत हुई, जबकि शहर 4 दिनों तक लगातार जलता रहा। इतनी बड़ी आपदा के लिए ये आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसका एक तार्किक कारण है। दिन के दौरान आग धीरे धीरे फैली, जिससे लोगों को भागने का मौका मिल गया। लगभग सभी पीड़ित वे लोग थे जो अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे थे और जलती हुई इमारतों में पैसे और कीमती सामान निकालने के लिए वापस लौट रहे थे। लकड़ी के मकान बहुत जल्दी आग पकड़ लेते थे, लेकिन वे जल्दी ही ढह भी जाते थे। वे आधुनिक कंक्रीट की इमारतों की तरह मौत के जाल में नहीं बदलते थे। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि वास्तविक मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी, लेकिन गरीब और बेघर लोगों को गिना ही नहीं गया। इसके अलावा मृत्यु का रिकॉर्ड रखने वाले सभी गिरजाघरों के रजिस्टर नष्ट हो गए, इसलिए मृतकों की सही संख्या कभी पता नहीं चल पाएगी। आग ने 13,200 मकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो शहर के पुराने हिस्से की कुल इमारतों का 80% था। 4 लाख निवासियों में से 70,000 लोग बेघर हो गए और हर 6 में से 1 निवासी ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। कुल नुकसान का अनुमान 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग था, जो इंग्लैंड साम्राज्य की पूरी वार्षिक आय के बराबर था। 373 हेक्टेयर क्षेत्र जल गया। तुलना के लिए यह 300 से अधिक आधुनिक फुटबॉल मैदानों के बराबर है। सैकड़ों व्यापारी और कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि उस समय अग्नि बीमा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। शहर की अर्थव्यवस्था कई महीनों तक ठप रही और इसने यूरोप के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में अपना स्थान खो दिया, जिसे पुनः प्राप्त करने में इसे लगभग 1 सदी लग गई। आपदा के तुरंत बाद राजा ने घोषणा की कि शहर का पूर्ण पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस बार केवल पत्थर और ईंटों से। महान वास्तुकार क्रिस्टोफर व्रेन ने चौड़ी सड़कों और विशाल चौकों वाले एक आदर्श शहर की योजना बनाई, लेकिन जमींदारों ने उनकी योजना को अस्वीकार कर दिया। धनी लोग अपने घरों को ठीक उसी स्थान पर दोबारा बनाना चाहते थे जहां वे पहले थे, ताकि वे अपनी भूमि और संपत्ति पर अपना अधिकार सुरक्षित रख सकें। लेकिन अब कड़े कानून लागू हो गए थे। नए घर केवल पत्थर से ही बनाए जाने थे, सड़कें दोगुनी चौड़ी की जानी थी और इमारतों के बीच खाली जगह छोड़ी जानी थी। क्रिस्टोफर व्रेन ने भव्य सेंट पॉल कैथेड्रल का भी निर्माण किया, जो आज भी खड़ा है और पुनर्जीवित शहर का मुख्य प्रतीक बन गया है। पूर्ण पुनर्निर्माण में 50 वर्षों का अथक परिश्रम लगा, लेकिन नया शहर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, सुंदर और रहने के लिए आरामदायक था। इस आपदा के बाद शहर ने प्रशिक्षित कर्मियों और विशेष उपकरणों से लैस विश्व का पहला पेशेवर अग्निशमन विभाग स्थापित किया। बीमा कंपनियों ने अग्नि बीमा पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया और अपने ग्राहकों के घरों की सुरक्षा के लिए अपने अग्निशमन दल बनाए रखने लगे। अधिकारियों ने पहला भवन निर्माण संहिता पारित किया, जिसने शहर के केंद्र में लकड़ी की इमारतों पर प्रतिबंध लगा दिया और इमारतों के बीच पत्थर की दीवारें अनिवार्य कर दी। उस बेकरी की जगह पर 61 मीटर ऊंचा एक विशाल स्मारक बनाया गया। यह स्तंभ आज भी उस त्रासदी की याद में वहां खड़ा है। लंदन की भीषण आग ने शहरों के निर्माण के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया और वास्तुकार आज भी अपने काम में इससे मिले सबक का उपयोग करते हैं। एक विरोधाभास है। आग ने शहर को प्लेग से बचा लिया, सभी चूहों और भयानक अस्वच्छ स्थितियों को नष्ट कर दिया और तब से वहां कभी कोई महामारी नहीं फैली है। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस न करें। हम हर बात को संक्षिप्त और सटीक रखते हैं।